जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 8 की इंग्लिश लिटरेचर की 5th पोएम द स्कूल बॉय के बारे में अध्ययन करेंगे। स्कूल बॉय का अर्थ होता है विद्यालय बॉय, जो विद्यालय जाने वाला लड़का है उसके बारे में बताया गया है। द स्कूल बॉय पोएम के लेखक है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का जन्म 28 नवंबर 1757 यानी 28 नवंबर 1757 को एंड पास्ट अवे 12 अगस्त 1827 12 अगस्त 1827 को। तो विलियम ब्लेक वाज एन इंग्लिश पोइट। विलियम ब्लेक एक अंग्रेजी कवि थे, पेंटर चित्रकार थे एंड प्रिंट मेकर और प्रिंट बनाने वाले थे या छपाई का काम करते थे। ही वर्कड टू ब्रिंग अबाउट, वर्क काम किया, ब्रिंग अबाउट प्रकाशित करना या जारी करना, ए चेंज, चेंज का मतलब बदलाव, ए चेंज बोथ इन द सोशल ऑर्डर एंड इन द माइंड्स ऑफ बीइंग, लोगों के दिमाग में और सामाजिक आदेशों के साथ साथ इन दोनों बातों में बदलाव करने का कार्य भी किया। दिस पोएम टेल्स अस, अब जो द स्कूल बॉय पोएम है, ये पोएम टेल्स अस विद द सोरो, टेल्स का मतलब होता है बताती है, आशयन हमें सोरो एंड दुख, एंड डिसमे का अर्थ होता है निराशा। तो यह कविता टेल अस विद द सोरो एंड डिसमे ऑफ ए यंग स्कूल बॉय, एक युवा विद्यालय जाने वाले लड़के के दुख और निराशा के बारे में बताती है। हु डिसलाइक्स गोइंग टू स्कूल एवरी मॉर्निंग इन द समर सीजन, यानी वो विद्यालय जाने वाला लड़का प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म ऋतु है उस ऋतु में प्रत्येक सुबह विद्यालय जाने को डिसलाइक्स, डिसलाइक्स का अर्थ होता है नापसंद करता है, नापसंद करता है। एवरी का मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग यानी सुबह, समर का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, सीजन यानी ऋतु। तो इस कविता में कवि हमें एक विद्यालय जाने वाले बालक की निराशा और उसके दुख के बारे में जो प्रकट की जाती है। बिफोर यू रीड, अब इस कविता को पढ़ने से पहले हमें इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इस विद्यालय कविता के अंतर्गत क्या बताया गया है। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, जो विद्यालय लड़का जो कविता है वो एक खुश बालक के बारे में नहीं है, वो एक नाखुश लड़के के बारे में है। व्हाट मेक हिम अनहैप्पी, कौन सी बात उस लड़के को उदास या निराश कर देती है। व्हाई डज ही कंपेयर, कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना, कंपेयर का अर्थ होता है तुलना। तो व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, यानी विद्यालय जाने वाला लड़का अपने आप को एक पक्षी से तुलना क्यों करता है, जो पक्षी दैट लिव इन ए केज, जो पक्षी है कि पिंजरे में रहता है, उस पिंजरे में रहने वाले पक्षी से ये विद्यालय जाने वाला लड़का अपने आप को कंपेयर, तुलना क्यों करता है। और ए प्लांट, और एक पौधे से तुलना क्यों करता है, दैट विदार्स, विदार्स का मतलब होता है मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। When it should blossom, should का अर्थ होता है चाहिए, blossom का अर्थ होता है खिलना, यानी एक पौधे की जब खिलने की उम्र होती है, उस खिलने के समय वो क्यों मुरझा जाता है, उस पौधे से इस स्कूल बॉय ने अपने आप को कंपेयर की है। अब अपन फर्स्ट स्टेंजे के बारे में। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company. Recite again. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company. अब अपन डिफिकल्ट वर्ड, राइज का अर्थ होता है उठना, समर का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, सिंग यानी गाना, डिस्टेंट यानी दूर, हंट्समैन यानी शिकारी, विंड यानी बजाना, स्काईलार्क
एक छोटी भूरे रंग की जो चिड़िया, लवा चिड़िया, और कंपनी, साथ या संगति। अब अपन फर्स्ट स्टैंजे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आई लव, आई का मतलब होता है जो विद्यालय, स्कूल बॉय, इसमें आई है स्कूल बॉय। स्कूल बॉय कहता है आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। इस मॉर्न का मतलब ये एक लिटरेट टर्म्स है और इसकी फुल फॉर्म है मॉर्निंग। मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह। तो ये लड़का कहता है आई लव टू राइज, मुझे उठना बड़ा पसंद है, इन ए समर मॉर्न, ग्रीष्म ऋतु में सुबह जल्दी उठना मुझे बहुत पसंद है। When the birds sing on every tree, when का मतलब होता है जब, birds का मतलब होता है पक्षी। जब every tree, प्रत्येक पेड़ पर पक्षी मधुर गीत गाते हैं। The distant huntsman winds his horn, distant का मतलब दूर, huntsman यानी शिकारी, wind यानी बजाता है, horn यानी अपना जो भोंपू, जो आवाज, पक्षियों को बुलाने के लिए जो शिकारी दोस्त हैं अपने भोंपू को या अपने हॉर्न को बजाते। एंड द स्काई लाइट सिंग्स विद मी, और मुझे सुबह सुबह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो छोटी भूरी चिड़िया भी मेरे साथ गीत गाती है या मेरे संगीत में मेरा साथ देती है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि ओ मेरी संगति कितनी मधुर है या मेरी संगति कितनी मीठी है। तो मुझे इस पक्षियों की संगति में सुबह जल्दी उठना और सुबह प्रकृति का आनंद लेना मुझे बहुत पसंद लगता है। इसीलिए इस प्रकृति के सुबह के आनंद का वही व्यक्ति ले सकता है जो सुबह के समय जल्दी उठता है। जिस प्रकार फर्स्ट स्टैंजा में अपन ने एक विद्यालय जाने वाले बालक के सुबह के समय पक्षियों और प्रकृति के साथ आनंद के बारे में वर्णन किया गया था, अब अपन सेकेंड स्टैंजे में उसके आगे की गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूल आई आउटवर्न, द लिटल वंस स्पेंड द डे इन sighing and dismay. Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, one through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fierce and all but droop his tender wing and forget his youthful spring? Recite again. But to go to school in a summer world, oh, it drives all joy away under a cruel eye outward. The little ones spend the day in sighing and dismay. Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, one through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fierce and all but droop his tender wing and forget his youthful spring? अब अपन डिफिकल्ट वर्ड, ड्राइव्स का अर्थ होता है भगा देना, क्रूल का अर्थ होता है निर्दय, आउटवर्ड ऑल एज या वृद्ध, स्पेंड बिताना, साइंग आहें भरते हुए, डिस्मे निराशा, ड्रूपिंग कुमलाए हुए, एंक्शियस व्याकुल, डिलाइट प्रसन्न, लर्निंग पावर शिक्षा का कुंज या विद्यालय, वन थरो थका मांदा गुजरना, ड्रियरी निरस, बॉर्न जन्म लिया, केज पिंजरा, एनॉय परेशान करना, टेंडर कोमल, यूथफुल युवा या तरुण, और स्प्रिंग में वसंत। अब अपन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन करते हैं। बट टू गो टू स्कूल, बट का अर्थ होता है लेकिन, गो यानी जाना, टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, मॉर्न वही लिटरेट टर्म्स
मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, सुबह। लेकिन मुझे उस ग्रीष्म ऋतु की सुबह टू गो टू स्कूल, ये एक बाध्यकारी वाक्य है कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। ओ इट ड्राइव्स, इट का मतलब विद्यालय जाने की जो गतिविधि है वो ड्राइव्स अवे, ड्राइव्स यानी भगा देती है, अवे का मतलब दूर, ऑल यानी सभी, और जो यानी आनंद। जब मुझे ग्रीष्म ऋतु में सुबह सुबह विद्यालय जाना पड़ता है तो वो गतिविधि मेरे संपूर्ण आनंद को दूर भगा देती है। अंडर ए क्रूल आई, अंडर का मतलब होता है नीचे, क्रूल का मतलब निर्दयी, और आई मिस आंके आउटवर्ड मतलब ओल्ड एज या वृद्ध। इसमें क्रूल आई का मतलब होता है कि विद्यालय शिक्षक से कंपैरिजन किया गया है। क्रूल या एक आकांक्षात्मक आंके हैं, आउटवर्ड वृद्ध, यानी विद्यालय में एक वृद्ध शिक्षक की निरकुंश गतिविधियों के नीचे द लिटिल वंस स्पेंड द डे, स्पेंड का अर्थ होता है बिताना, लिटिल वंस का मतलब होता है उसके सभी छोटे छोटे जो साथी है वो अपने दिन को बिताते हैं इन शाइंग एंड डिसमे। किस गतिविधि में? शाइंग यानी आहें बढ़ते हुए, और डिसमे का अर्थ होता है निराशा की स्थिति में उस क्रूर या निर्दयी या उस शिक्षक के बाध्यकारी गतिविधियों के नीचे अपने दिन को बिताते हैं। यानी इस स्टेंजे में कवि ने विद्यालय बालक की जो निरकुंशता, विद्यालय बालक की जो गतिविधि है उसके अकॉर्डिंग उसके बाध्यकारी गतिविधियों से संबंध रखती। देन टाइम्स आर ड्रॉपिंग शिट। अब विद्यालय बालक आगे बताता है कि तब उस समय आई ड्रॉपिंग शिट, विद्यालय में जाकर मैं मेरी ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब होगा मुरझाए या कुमलाई हुई गतिविधियों में मैं बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एंग्जियस आवर, और स्पेंड का मतलब होता है बिताता हूँ, मेनी यानी अनेक, एन एंग्जियस आवर, आवर का मतलब होता है घंटा। मैं मेरे व्याकुल घंटों को, अनेक घंटों को बिताता हूँ कुमलाए हुए या अपनी गर्दन नीचे किए हुए बैठ कर बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक, नॉर मतलब नहीं की, इन माई बुक नहीं मेरी पुस्तक में, कैन आई टेक डिलाइट, टेक यानी लेना, डिलाइट यानी आनंद। तो उस गतिविधि में, उस स्थिति में बैठकर मैं मेरी पुस्तक में आनंद नहीं ले सकता हूँ, यानी उसको खुशनुमा आनंद या खुशनुमा गतिविधि के साथ अध्ययन नहीं कर सकता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग बोवर, लर्निंग बोवर का मतलब होता है शिक्षण या शिक्षा का कुंज या विद्यालय में, और नहीं मैं मानसिक रूप से विद्यालय में बैठ सकता हूँ, केवल शारीरिक रूप से विद्यालय में बैठा हूँ लेकिन मानसिक रूप से शिक्षण या कुछ गतिविधि या शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं। वन थ्रो विद द ड्रेयरी शोवर, तो वन थ्रो का मतलब होता है अपनी थकी मांदी जो स्थिति है उससे गुजरना, और विद द ड्रेयरी शोवर, ड्रेयरी का मतलब होता है निरस, और शोवर का मतलब होता है बौछार या बौछार। जब शिक्षक द्वारा जो गतिविधियां की जाती है, शिक्षक द्वारा जो शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उन प्रक्रियाओं से मैं निरस हो गया हूं और मैं थककर एक गतिविधि के आधार पर उन निरस गतिविधियों से गुजरता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय। बालक आगे कहता है कि एक पक्षी, यानी उस विद्यालय बालक ने अपनी तुलना एक पक्षी से की है, तो उसने कहा है कि एक पक्षी दैट इज बोर्न फॉर जॉय, पक्षी जो आनंद के लिए पैदा होता है, सिट इन ए केज, लेकिन वो एक पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। यानी लड़के ने बताया है कि कवि ने एक मेरी तुलना एक पक्षी से की है जो पक्षी स्वतंत्र होने के लिए या स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, लेकिन उसे पिंजरे में बिठाकर कैसे गीत गाया जा सकता। हाउ कैन ए चाइल्ड, उसी प्रकार एक लड़का, व्हेन फियर्स एनो, एनो का मतलब होता है परेशान करना, फियर्स का मतलब होता है डर, कि जब एक लड़के को डर परेशान करते हैं, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, लेकिन बच्चे के जन्म लेने के बाद जब उसे डर परेशान करते हैं तो वो ड्रूप का मतलब होता है अपनी गर्दन नीचे करके, हिज टेंडर विंग्स, टेंडर का मतलब होता है अपने कोमल, और विंग्स का मतलब होता है कोमल, जो बचपन के जो दिन है, या विंग का मतलब अपन ड्रीम कह सकते हैं, उनके जो सपने हैं उन सपनों को दबाता है या उन्हें
प्रताड़ना से सहन करता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और माता पिता की प्रताड़ना के कारण वो फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अपनी यूथफुल स्प्रिंग, यानी अपनी तरुण वसंत की जो खुशियां हैं उन खुशियों को भूल जाता है। जिस प्रकार प्रथम 4 स्टैंजे में कवि ने बच्चे के समर मॉर्निंग के खुशियां और आनंद के बारे में वर्णन किया है, और आगे के स्टैंजों में कवि बालक ने अपना कंपैरिजन एक पक्षी और एक पौधे से किया है, उसी प्रकार अब अंतिम स्टैंजा अपन अध्ययन कर रहे हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossom away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cast dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Recite again. Oh father and mother, if birds are nipped and blossoms bloom away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and cast dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Difficult words. Birds means कलियां, nip means कुचलना या विकास होती हुई कली को नष्ट कर देना, blossoms फूलों का खिलना, blown away नष्ट कर दिया, स्ट्राइप्ड वंचित कर दिया, कैश चिंताएं, एपियर प्रकट होना। अब अपन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेप्ड, यानी इस स्टेंजे में कवि ने माता पिता को संबोधित करते हुए बालक की भावनाओं को व्यक्त किया है कि बालक अपने माता पिता से निवेदन कर रहा है कि अरे माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स का मतलब होता है अगर खिलती हुई कलियों को आर नैप्ड, नैप्ड का मतलब होता है कुचल दिया जाता है, और जैसे ही फूल उस पौधे पर कली का अंकुरण होता है तो अंकुरित होती हुई कली को जब नष्ट कर दिया जाता है या उनको बीच में रोक दिया जाता है, एंड ब्लॉसम्स ब्लॉम अवे, और उस कली के द्वारा जो फूल खिलता है उस फूल को नष्ट कर दिया जाता है। And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, उसी प्रकार if अगर the tender plants, tender का मतलब होता है कोमल या सॉफ्ट, प्लांट्स का अर्थ होता है पौधे, और यदि कोमल पौधों को आर स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड का मतलब होता है वंचित कर दिया जाता है, ऑफ देयर जॉय, देयर यानी उनका, और जॉय का अर्थ होता है आनंद। स्प्रिंगिंग, स्प्रिंगिंग का मतलब होता है बसंती। तो इन पंक्तियों में कहता है कि अगर और यदि द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, अगर कोमल पौधों को बसंती दिनों का आनंद लेने के लिए उनसे वंचित कर दिया जाता है, बाय सोरा एंड कैश डिसमे, डिसमे का अर्थ होता है निराशा, किसके द्वारा? निराशा के द्वारा, और कैसे चिंताओं और दुखों के द्वारा उन कोमल या छोटे पौधों को उनके बसंती दिनों से आनंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार बालक ने अपने आप की तुलना उस अंकुरित हो रही कलियों और उन पौधों से की है, क्योंकि जिस प्रकार बचपन है, हमारा बचपन है, बचपन का जो आनंद है उस आनंद से हमें वंचित नहीं करना चाहिए, और हमें अगर इस बचपन के आनंद से वंचित कर दिया जाता है तो हमारा संपूर्ण विकास है वो बाधित हो जाता है। हाउ शैल द समर अराइव इन जॉय, अगर इन पौधों को और इन कलियों को इसी प्रकार मध्य में या बीच में रोक दिया जाता है तो समर अराइव, तो ग्रीष्मकालीन जो हमारा आनंद है वो कैसे ऊपर उठेगा, कैसे प्रकट होगा, कैसे दिखाई देगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और अगर ग्रीष्मकालीन दिनों में इन आनंद या इन कलियों को रोक दिया जाता है तो फूलों के रूप में कैसे प्रकट होंगे। इसी प्रकार हमें बच्चों को विद्यालय शिक्षा के कुंज में या विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बोझ से
दबाना नहीं चाहिए और उन्हें बचपन को आनंद की पूर्णता प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब अपन इस पोइम की समरी का अर्थ होता है सारांश के बारे में अध्ययन करते हैं। दिस पोइम, जो स्कूल बॉय पोइम है, इज अबाउट ए स्कूल बॉय। ये जो स्कूल बॉय पोइम है वे विद्यालय बालक के बारे में। ही इज अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है उदास है। वो इस पोइम में उदास है बिकॉज ही डजंट लाइक गोइंग टू स्कूल। इसीलिए उदास है क्योंकि वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करता है। ही फील्स दैट, फील्स का अर्थ होता है महसूस करता है, महसूस करता है। वह महसूस करता है कि हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन और र्यून का अर्थ होता है नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया। बालक कहता है कि वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करता है और वह महसूस करता है कि उसके बचपन को शिक्षण के दौरान या सीखते समय बर्बाद कर दिया या सीखने में। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वह अपने आप की तुलना करता है टू अ बर्ड, एक पक्षी से, दैट लिव्स इन ए केज, जो पक्षी पिंजरे में बंद है, एंड ए प्लांट, और एक पौधे से तुलना करता है, दैट विदर्स व्हेन इट ब्लॉसम, जब उसको खिलने का समय होता है उसी समय उसे मुरझा दिया जाता है, उससे तुलना करता है। इन द एंड, और अंत में, द पोएट सेंड्स ए मैसेज, सेंड्स का मतलब होता है भेजता है। अंत में कवि एक संदेश भेजता है टू पेरेंट्स, किनको, माता पिता को, कि दे शुड नॉट पुट द बर्डन ऑफ स्टडीज। बर्डन का मतलब होता है बोझ, बर्डन का मतलब होता है बोझ। तो इस अंतिम स्टेंजे में कवि माता पिता को एक संदेश भेजता है कि वे शुड नॉट पुट द बर्डन ऑफ स्टडीज ऑन स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों पर अध्ययन के बोझ को नहीं लादना चाहिए। दे शुड अलाउ देम, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, देम टू एक्सपीरियंस जॉय, यानी आनंद का अनुभव लेने देना चाहिए, एंड लेट देम लाइव हैप्पीली, और बच्चों को बचपन में खुशी पूर्ण जीवन जीने देना चाहिए। इसी प्रकार इस कविता में एक विद्यालय जाने वाले बालक की भावनाओं को कवि ने अपने हिसाब से अभिव्यक्त किया है और बच्चों का कंपैरिजन एक पक्षी और एक पौधे के द्वारा बताया गया।